अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ अपनी पॉडकास्ट आई एम योर होस्ट। मेरा जो टॉपिक आज आपके पास है वो बहुत ही वायरल जाने वाला है। रीज़न ये है कि बड़े-छोटे, मेल-फीमेल जितने भी लोग हैं उन सब के लिए टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। टॉपिक है हमारा जो डर्मेटोलॉजिकल मिथ्स होती हैं, उसके अलावा स्किन केयर रूटीन होता है और इस पर हमने काफ़ी रिसर्च की और सोचा कि इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं। देन हमने ये सोचा कि इतनी मेहनत क्यों करनी, सिंपल सी बात ये एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर ताहिरा सोमरो। मैम थोड़ा-सा अपने बारे में कुछ बताइएगा। Assalamu alaikum. I am Dr. Tahira Sumro, consultant dermatologist, and currently I am practicing as a dermatologist in reputable institute of Karachi. अच्छा मैम, हम अपने मिथ्स की तरफ आने से पहले सबसे पहले तो ये पूछेंगे और ये थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं समटाइम्स, जो थोड़े पढ़े-लिखे डॉक्टर्स होते हैं और लोग होते हैं पढ़े-लिखे, वो देखते हैं कि यार ये एफसीपीएस है, एमसीपीएस है, डर्मेटोलॉजिस्ट है तो इसकी डिग्री क्या है? अभी तो मैं नई-नई डिग्रियाँ देख रहा हूँ, पता नहीं कौन-कौन सी डिग्रीज़ होती हैं। वो तो ऐसे ही लगता है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, अजीब-अजीब से नाम होते हैं। बेसिकली सीक्वेंस क्या है? एमबीबीएस तो सब डॉक्टर तो सभी एमबीबीएस होते हैं, तो सीक्वेंस क्या है ये? देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एमबीबीएस तो सभी करते हैं बिकॉज दिस इज़ बेसिक क्वालिफिकेशन। जो एमबीबीएस होता है बेसिकली वो तो जो है दैट्स द बेसिक स्टेप इन द जर्नी ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, आपकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, 5 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो आपने किया, फॉलोड बाय 1 ईयर हाउस जॉब इन अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है कि किसी के भी लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए पाथ चूज़ करना होता है। सबसे पहले आपने एक फील्ड चूज़ की, दूसरी बात आप पाथ कौन सा लोगे, मतलब किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। इट्स लाइक 3 पाथ्स हैं, एफसीपीएस, एमसीपीएस एंड डिप्लोमा। ऑल 3 आर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पाथ्स। सबका जो है ना थोड़ा सा ड्यूरेशन डिफरेंट होता है और कुछ एफिलिएशन डिफरेंट होती है। अब जो हम एमसीपीएस और एफसीपीएस की प्रोग्राम, इन दोनों प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो बोथ आर सीपीएसपी अवार्डेड प्रोग्राम्स। सीपीएसपी इज़ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान। FCPS is the fellow of CPSP and MCPS is membership program। दोनों में डिफरेंस क्या है? एफसीपीएस के लिए आपको 2 years ट्रेनिंग करनी होती है इन जनरल सब्जेक्ट, लाइक इफ़ यू आर चूजिंग मेडिसन तो आपने जनरल मेडिसन में ट्रेनिंग करनी होती है, फॉलोड बाय 3 year ट्रेनिंग इन स्पेशलिस्ट फील्ड लाइक डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, वट एवर आप जो चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, एमसीपीएस की बात करेंगे तो ये भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मेंबरशिप प्रोग्राम है, बट इट्स फॉर 2 years। तो जो आप जिस फील्ड में कर रहे हैं उसी में ही स्टार्ट होगा। अब आ जाते हैं डिप्लोमा पे। डिप्लोमा इज़ अगेन 2 years प्रोग्राम बट इट्स इंस्टीट्यूट बेस्ड प्रोग्राम। तीनों ही पाथवेज इम्पॉर्टेंट हैं, डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से अवेल कर रहे हैं और आगे के क्या गोल्स हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना पाथ चूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक। चलें फिर अब आते हैं हम अपना थोड़ा-सा मिथ्स की तरफ और सबसे पहले बताइएगा कि मैम बेसिकली ये डेली रूटीन क्या होती है? स्किन केयर की रूटीन क्या होती है? देखिए, स्किन केयर की रूटीन बहुत ही सिंपल है। 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि एवरी एज ग्रुप एंड एवरी जेंडर सभी को फॉलो करने मेल होते फीमेल हैं, दोनों को ही फॉलो करने ओके, होते हैं। ओके। उसमें हो गई आपकी, एक तो अपनी स्किन को क्लींस रखना है, स्किन को क्लीन करना है बाय जेंटल क्लींजिंग, या इसको आप जेंटल वॉशिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें, अपने चेहरे को हाइड्रेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, और उसके बाद अगर डे टाइम है तो ये 3rd स्टेप है, सनस्क्रीन अप्लाई करना है। ठीक है, एंड रात में ऑब्वियसली सनस्क्रीन स्किप हो जाता है। तो जो भी हो, स्किन टाइप जो भी हो, ये तीनों बेसिक स्टेप्स हर स्किन टाइप के लिए हैं। ठीक। यानी स्किन टाइप केयर जो रूटीन है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है। अच्छा चलें फिर मिथ्स की तरफ चलते हैं, उनको डिबंक करते हैं। सबसे पहला मिथ, अगर आप बार-बार अपने हेयर को शेव करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बार-बार गंजा करा दो, तो उनके बाल अच्छे आएँगे, थिक आएँगे और बड़े घने आएँगे। हाँ, एक बहुत ही पुराना मिथ है और बहुत ही
रिलीजियसली लोग इस पे बिलीव कर रहे होते हैं कि गंजा करा दो, बाल अच्छे नहीं हैं, घने मजबूत हो जाने हैं। लेकिन देखें साइंटिफिकली लॉजिकली जब हम इसकी बात करें तो रेगुलर शेविंग से क्या होगा, हेयर ट्रिम हो जाएंगे सरफेस लेवल पे। उसके बाद जो हेयर की रीग्रोथ होती है वो ब्लंट सी फील होती है। तो कभी भी अपने हाथ से उसके सरफेस को फील करने की कोशिश करेंगे तो एक कोर्स सा टेक्सचर आएगा, ठीक है। तो सामने वाले को क्या इम्प्रेशन दे रहा होता है कि नहीं, शेव कराने की वजह से इसके बाल थिक हो गए हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो हेयर फॉलिकल्स का साइज, नंबर या जो स्ट्रक्चर होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। उसको बार बार शेव कराने से या शेव ना कराने से अफेक्ट नहीं पड़ना। ओके ओके, तो सेकंड मिथ की तरफ चलते हैं। सेकंड मिथ है हमारा कि अगर आप फिश खाते हैं उसके बाद अगर आपने मिल्क कंज्यूम कर लिया तो बस आपको फुलवरी कहलाती है, जैसे हम लोग वर्टेलिगो बोलते हैं, तो बेसिकली आपको वर्टेलिगो हो जाएगा। हाँ, ये कि बहुत ही मिसकंसेप्शन है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये बात पास होती आई है और लिटरली लोग इस पे बिलीव भी करते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ एड ऑन करना चाहूँगी कि फुलबेरी या विटिलाइगो या बर्ड्स के निशान जो होते हैं, लोग इस फिश एंड मिल्क के साथ साथ एक और बिलीफ के साथ आते हैं कि ये निशान कैल्शियम की कमी की वजह से हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनका विटिलाइगो से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। विटिलाइगो जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसका मतलब है कि आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो आपके जो मेलानिन जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनके खिलाफ काम करना शुरू कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, और उस रिएक्शन के रेस्पॉन्स में बॉडी पे वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फिश या मिल्क साथ लेने से या लो कैल्शियम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके ओके ओके, अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। और ये जेनेटिकली पास ऑन होती है? जेनेटिकली पास ऑन तो नहीं होती है, लेकिन इसके फैमिलियल अगर हो ऑलरेडी के किसी एक को हो इमीडिएट फैमिली में से, तो रिस्क बढ़ जाता है। होने के चांसेस होते हैं होते डेफिनेटली, हैं। यानी ये जेनेटिक इसका रोल है बहरहाल। एक जेनेटिक मतलब ये कि हाँ मे बी के फलां को थी तो आगे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक इसके साथ एक और चीज़, बहुत सारे लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये लगने वाली भी है, तो ये लगने वाली चीज़ नहीं है, सही से, ठीक है। खैर अब तो खैर आइडिया हो गया लोगों को, वरना पुराने ज़माने में तो लोग ये भी कहा करते थे कि ये भूत प्रेत का साया होता है, तो ये होता है वो होता है। खैर अब तो इतनी एजुकेटेड नहीं हुई हम, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें पता लग गया कि कम से कम भूत प्रेत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैम, नेक्स्ट चीज़ मुझे बताइएगा, पिम्पल, एक्नी एंड फंगस, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं कि अलग अलग चीज़ होती हैं? देखिए, पिंपल तो एक ले पर्सन टर्म है फॉर एक्नी, ठीक है। फंगस को तो बिल्कुल साइड कर दें। ठीक। फंगस जैसे नाम से ही लग रहा है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, जो कि फंगस एक जरासीम है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है, ठीक है। और जो पिंपल बेसिकली होते हैं जो पीप वाले, जो पस्ट्यूल्स कहते हैं, जिनको हम पीप वाले दानों के साथ जो पेशेंट आते हैं उसको पिंपल कह रहे होते हैं, और बाकी चीज़ों को एक्नी कह रहे होते हैं। तो दोनों ही एक है, एक्नी का पार्ट है, ठीक है, कि उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पिंपल उसमें से एक ही है। अच्छा, सेकंड चीज़ हम ये आते हैं फेयरनेस क्रीम्स। अब फेयरनेस क्रीम को डिटेल पे नहीं जाएंगे कि कौन सी वाली या कैसी वाली, लेकिन फेयरनेस क्रीम जो भी है वो स्किन को परमानेंटली गोरा कर देती है। देखिए, ये जो एक परमानेंट के जो इल्यूजन है ना, ये फेक है कि फेयरनेस क्रीम यूज़ करी और परमानेंटली कलर चेंज हो जाएगा, ये गलत है। जो नेचुरल बॉडी कलर होता है वो हमेशा वही रहता है जो जेनेटिकली था, ठीक है। उसको आप फॉर द टाइम बीइंग फेयरनेस क्रीम या डिफरेंट ट्रीटमेंट से लाइट तो कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। ओके लेकिन एक बात साथ में कि कुछ फेयरनेस क्रीम्स, बल्कि मेजॉरिटी फेयरनेस क्रीम्स हार्मफुल होती हैं, तो परमानेंट यूज़ करना भी नहीं चाहिए इनको। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर ऑयली और डाइट अगर आप कुछ तरह की लेते हैं, साथ में चॉकलेट वगैरह आप कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से आपके फेस पे पिंपल होते हैं, ये मिथ है? देखिए, एक्ने का जो बेसिकली जो कॉज है ना, दैट इज़ हार्मोनल, ऑयल, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली उस पर अफेक्ट करते हैं, जिसमें डाइट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। ये कह देना कि चॉकलेट खा लिया कल और आज पिंपल निकल आया, ये गलत है, बिकॉज डाइट इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ एक्नी।
ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं, जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स में से ये चॉकलेट आ गया, ऑयली एंड फ्राइड आइटम्स होते हैं, जंक फूड है। ये कुछ लोगों में, स्पेशली हु हैव एक्नी प्रोन स्किन, उनमें एक्नी को एग्रेवेट करते हैं, कभी कभी ब्रेकआउट का कॉज बन सकते हैं। लेकिन सोलली ये कहना कि चॉकलेट से या स्पाइसी खाने से आ गया, ये गलत है। हमेशा आपने कॉज को फोकस करना होता है। जो एक्नी का ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली करें। डाइट में पेशेंट को हम अक्सर यही एडवाइस कर रहे होते हैं, आप उसको थोड़ा सा कट डाउन कर लें, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक चीज़ के खाने से हो गया। लेकिन टोटली उस चीज़ को बंद करना सोल्यूशन नहीं है इस बात का। ओके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास फिर ये आती है, लोग बोलते हैं कि अगर आपको रात में एक्नी हुई, आप इस पे टूथपेस्ट लगा लो और सुबह जब आप उठोगे ना तो वो बिल्कुल सूख जाएगी और एक्नी गायब हो जाएगी उसके बाद। ये एक मोस्ट कॉमन DIY हैक है फॉर एक्नी, और शायद क्योंकि घर के सभी के घर में अवेलेबल होता है कि बस टूथपेस्ट लगा लें आए। लेकिन जो टूथपेस्ट है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर टीथ, नॉट फॉर स्किन। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच आर नॉट सूटेबल फॉर स्किन। उसमें मेंथोल, अल्कोहल और कई सारे डिटर्जेंट्स होते हैं जो स्किन के लिए नहीं बने होते। सो टूथपेस्ट को बेहतर है कि टीथ के लिए ही रखें और स्किन के लिए स्किन की ट्रीटमेंट करें। अच्छा, एक्नी पे ही अगर आते हैं तो एक्नी पे एक और बहुत ज़्यादा मिथ है कि आप अगर एक्नी हो रही है, आप उसको फोड़ दें, तो वो फिर एक्नी जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट ये भी, और सेकंड ये भी कि अगर वो आप हाथ कहीं और लगाएँगे तो एक और एक्नी हो जाएगी। जी, देखें, दो बात। एक तो मिथ से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये एक हमारी एक सबकॉन्शियस हैबिट है कि हमारा ध्यान कहीं होगा कि अगर हमें पता होगा कोई पिंपल है, हम उसको मैनिपुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन पॉपिंग अप से क्या होता है, इससे ऑलरेडी एक मैंने कहा ना, एक बैक्टीरियल कॉज है। तो अगर हम एक्नी को पॉप अप करेंगे तो इससे वी आर पुशिंग बैक्टीरिया डीपर डाउन एंड इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ स्कार फॉर्मेशन। एक तो ये। दूसरी बात ये कहना कि एक जगह पे जहाँ पे एक्नी है वहाँ पे टच करके कहीं और टच किया कि एक्नी स्प्रेड हो गई, ठीक है। ये एक लॉजिकली तो ये बात नहीं है, लेकिन एक होता है कि मतलब लाइक इट्स नॉट कॉपी पेस्ट कि आप एक जगह पे टच करो दूसरी जगह पे करेंगे वो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस हेल्दी प्रैक्टिस में नहीं आती, लाइक बिकॉज आपके जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर टिप्स, उसमें ऑयल, जर्म्स और डर्ट होती है अक्सर। तो हम अगर टच करेंगे तो अक्सर हम इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर रहे होते हैं। ये फैलेगी नहीं, स्प्रेड नहीं होगी, लेकिन हम स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। ओके। और हम ये बोलते हैं कि नहीं, अगर हम अपना फेस बार-बार धोते रहते हैं, बार-बार वॉश करते रहते हैं, मुझे तो एक्नी हो ही नहीं सकती। मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ क्लीनिंग का। ओवर वॉशिंग जब भी करेंगे, अपने फेस को, अपने स्किन को ड्राई करेंगे। हमारे स्किन में नेचुरली मॉइस्चराइजर्स मौजूद होते हैं, और जब आप वॉश करते जाते हैं ना, वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं। तो ओवर वॉशिंग से डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए हमारी स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, और वो ऑयल एक्नी करवाएगा। तो ओवर वॉशिंग एक्नी करवाती है, इसको अवॉइड करना है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, सेकंड चीज़ ये आ गई कि सनलाइट कॉज़ करती है एक्नी को और ज़्यादा होने के लिए, या सनलाइट से एक्नी क्योर होती है? ठीक है। सनलाइट का एक्नी क्योर के लिए जो है वो इसलिए समझा जाता है कि सनलाइट अक्सर ड्राइनेस करवाती है, ठीक है। तो जहाँ ड्राइनेस होगी वही ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्नी होगी। तो वो एक्नी का क्योर तो नहीं है। अगर आप कॉज में आएंगे तो अगेन डायरेक्ट कॉज तो नहीं है, ठीक है। एक्नी का मेन कॉज इज़ हार्मोनल एंड ऑयल प्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया। तो सनलाइट इज़ नॉट द मेन कॉज, लेकिन सन प्रोटेक्शन तो वैसे भी होनी चाहिए, चाहे एक्नी हो या ना हो। सनलाइट, सन प्रोटेक्शन इज़ बेसिक पार्ट ऑफ। ओके, ओके, ओके। चलें, फिर इस हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बताइए कि अगर आपके स्काल्प में डैंड्रफ आ रही है, आपके बालों में आपको पता लग रहा है डैंड्रफ है, इसका मतलब ये है कि आप ऑयल ज़्यादा लगा रहे हैं, या इसका मतलब ये है कि आप ऑयल नहीं लगा रहे हैं? देखिए, डैंड्रफ के लिए नो ऑयल एट ऑल या एक्सेसिव ऑयलिंग, दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं, ठीक है। पहले तो हम ऑयलिंग करते क्यों हैं? ऑयलिंग हम करते हैं ताकि हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट मिले। बेसिकली जिस तरीके से आप ऑयल अप्लाई कर रहे होते हैं, इट्स इन अ मसाजिंग वे, तो ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसी हद तक हेयर को सॉफ्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है।
तो ये कह देना कि डैंड्रफ है और ऑयल को बंद कर देना भी सोल्यूशन नहीं है, और ओवर ऑयलिंग भी नहीं है इसका सोल्यूशन। बिकॉज डैंड्रफ की जो वजह है आपने उसको ट्रीट करना है, और वो वजह क्या है? वो होता है आपकी स्कैल्प की सेंसिटिविटी बढ़ जाने की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड ऑयल इम्बेलेंस। तो हमेशा कॉज को ट्रीटमेंट करना होता है, कॉज को ट्रीट करना होता है, नॉट द ऑयलिंग या ओवर ऑयलिंग। ओके ओके ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हेयर ऑयल कैन कम्प्लीटली क्योर बॉल्डनेस। देखें, बाल्डनेस या जो हेयर फॉल के जो कॉजेज होते हैं ना, दे आर मच डीपर देन दिस। लाइक आपके जेनेटिक्स पे होते हैं, हार्मोनल होते हैं, ड्रग्स रिलेटेड होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, और कोई अगर आप रॉन्ग हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हो, तो हमेशा कॉज को आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें। ठीक है, हेयर ऑयल से कंप्लीट क्योर तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अगर आप उसको ये कह दें कि अगर आप हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे, नरिशमेंट मिलेगी, तो हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप मिल सकता है, एक स्पीड अप हो सकती है हेयर ग्रोथ। ठीक है, बॉल्डनेस को खत्म नहीं करेगी, बाल्डनेस खत्म ऐसी नहीं बात होगी। है। अगर वो क्योरेबल कॉज है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही जाएगा। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि थोड़ा सा हेयर से मूव करते हैं हम, और ये बोलते हैं कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है, और क्या सनस्क्रीन सिर्फ लड़कियों के लिए होती है? देखें, सनस्क्रीन जो है हम लगाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम सन रेज, और सन रेज कभी भी जेंडर बायस होके काम नहीं करते। मेल्स की भी स्किन सन से उतनी ही डैमेज होती है जितनी कि फीमेल्स की, लाइक टैनिंग, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, मेलाज्मा, और कई दफ़ा तो स्किन कैंसर का रिस्क भी होता है। तो सनस्क्रीन, जेंडर कोई भी हो, सनस्क्रीन इज़ एन एवरीडे ड्यूटी। मेल हो या फीमेल हो, दोनों को अप्लाई करना है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि एक बंदा सनस्क्रीन यूज़ कर रहा है, वो बोल रहा है मैं SPF 40 50 60 यूज़ कर रहा हूँ। एक बंदा यूज़ कर रहा है, बोला मैं SPF 100 यूज़ कर रहा हूँ। 100 क्या है, 40 60 क्या है, SPF क्या है? देखें, इट्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, जो नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो 30+ होना चाहिए। ठीक है, SPF जो है वो आपको UVB रेज से बचाता है। बेसिकली जो सन रेज होते हैं उनका स्पेक्ट्रम होता है UVA, UVB और विजिबल लाइट। तो जो भी आप सनस्क्रीन चूज़ कर रहे हैं उसका SPF 30+ होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहता है कि नहीं, हम जितना हायर SPF जी, चूज़ जी, करेंगे हमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपने सनस्क्रीन प्रॉपरली अप्लाई करना है। ठीक है, एक सनस्क्रीन जो आपने अगर प्रॉपरली अप्लाई किया, उसका जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट होगा, अगर आप आउटडोर हैं 2 to 3 आवर्स के लिए होगा, अगर आप इंडोर हैं तो उसका इफ़ेक्ट 4 to 5 आवर्स के लिए होगा। उसके बाद आपने रीअप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अपने SPF में कंफ्यूजन के बजाय सनस्क्रीन अप्लाई करने का मेथड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और ना सिर्फ SPF, सनस्क्रीन्स में UVA, मतलब जो हमेशा जो चूज़ करना होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चूज़ करना होता है, जो आपको UVB से भी बचाए और UVA से भी। और अगर चेरी ऑन द टॉप कहें तो फिर आपको टिंटेड सनब्लॉक चूज़ करें जो आपको विजिबल लाइट से भी बचाए। तो विजिबल लाइट वाला चले, टिंटेड सनस्क्रीन्स बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते। अगर हम सिर्फ UVB, SPF और PA की बात करें, PA+, 2+ और 3+, तो UVA से भी बचना है, क्योंकि दोनों ही तरह के रेज, UVA और UVB, दोनों ही हार्मफुल होते हैं। अच्छा, ये हम लोग अक्सर बोलते हैं, कोई बोलता है सनस्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, पहले सनब्लॉक यूज़ करते थे, अब लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। ये एक ही चीज़ है कि अलग-अलग है, या सिर्फ मिथ है कि बस इनका नाम चेंज कर दिया, मार्केटिंग है जस्ट? बोथ आर सेम, और दोनों का मकसद भी सेम ही, आपको सन प्रोटेक्शन देनी है, तो आप सनस्क्रीन चूज़ करें, सन ब्लॉक चूज़ करें। बस वो एक फैंसी नेम दे दिया, अब उन्होंने सनब्लॉक की जगह सनस्क्रीन कर दिया। चेंज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है, हम बोलते हैं कि चले यार प्रोडक्ट्स तो ये मेडिकेटेड होती हैं, इसमें कुछ मसला होता है, हर प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। फिर लोग ये बोलते हैं हर्बल और जितनी भी नेचुरल आपकी क्रीम्स होती हैं, ये सबसे बेहतरीन होती हैं हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए आपकी। देखें, हर्बल और नेचुरल क्रीम्स जो हैं ना, इनमें अक्सर स्टेरॉइड्स होते हैं, एंड उसके साथ साथ कुछ हिडन एलर्जेंस होते हैं जो कि स्किन को रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे सेफ कहना तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है,
और बल्कि इनका यूज़ अगर आपको नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ है तो उस चीज़ को बेटर है कि अवॉइड करें, बिकॉज़ उसका कंटिन्यूअस यूज़ आगे चल के स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात याद रखें कि अगर कोई भी क्रीम फेयरनेस का क्लेम कर रही है ना, तो हमेशा सोचें ज़रूर कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि वो फेयरनेस का क्लेम कर रही है, क्योंकि जो भी फेयरनेस पर्पस के लिए, जो क्विक फेयरनेस के लिए जो चीज़ें आ रही होती हैं ना, ये स्किन डैमेजिंग होती है। ओके, यानी ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ौरन आपको कह रहे हैं कि हम आपको फ़ौरन गोरा कर देंगे, मतलब उसमें गड़बड़ है बिल्कुल। 100%। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डार्क एल्बोज़ आपकी होती हैं, नीज़ या नेक में अगर आपके पास, तो इसका रीज़न जो होता है वो पुअर हाइजीन होती है। नहीं, देखें, डार्क एल्बोज़, नीज़ एंड डार्क नकल्स, इवन नेक एरियाज़, ये सारे जो हैं आपके फ्रिक्शन प्रोन एरियाज़ हैं, ठीक है? तो इसको बेसिकली यहाँ पे अगर थोड़ी भी पिगमेंटेशन होगी वो बहुत प्रोमिनेंट होगी बिकॉज़ ऑफ फ्रिक्शन। तो इन एरियाज़ को आपने रेगुलरली मॉइस्चराइज़ करना होता है, जेंटली एक्सफोलिएट करना होता है। ये साइन ऑफ पुअर हाइजीन नहीं है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ और है हमारे पास मिथ, वो ये कि एक्ने सिर्फ़ टीनेजर्स को होती है फर्स्ट, और सेकंडली ये कि क्या कहते हैं, सिर्फ़ फेस पे होती है। देखें, एक्ने जो है इट्स नॉट टीनेज एक्सक्लूसिव क्लब। एक्ने किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, इवन नियोनेट्स, टोडलर्स, टीनेजर्स, अडल्ट्स, इवन मिडिल एज में भी एक्ने हो सकती है, ठीक है? तो एज कोई भी एक्ने के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती कि फ़लाँ से फ़लाँ एज में आ जाएंगे एक्ने ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक्ने जो है वो टीनेज एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को अफेक्ट करे। एक्ने किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, एज आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। और जो फेस की बात है, एक्ने सिर्फ फेस पे ही नहीं होती, ट्रंकल एक्ने भी होती है जो कि बैक और अपर चेस्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। ओके, यानी ये समझ में आया हमें कि मेडिकेटेड क्रीम में भी कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। अब नेचुरल तो हम कुछ देख ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो इंग्रीडिएंट की लिस्ट ही आपको प्रोवाइड नहीं की गई। तो फिर बंदा बंदा मुफ्तन लगाए, मुल्तानी मिट्टी लगाए, ये काफ़ी है? देखिए, उपटन और मुल्तानी मिट्टी से स्किन सॉफ्ट होती है, फॉर द टाइम बीइंग ग्लो भी आता है, लेकिन ये एक रिप्लेसमेंट नहीं है ट्रीटमेंट का। जहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वहाँ ट्रीटमेंट ही की जाएगी। ओके, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए अगर आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि हमारी स्किन ऑयली है, हम क्यों अप्लाई करें मॉइस्चराइज़र। देखिए, अगर आप ये सोच के अपनी स्किन केयर रूटीन में से मॉइस्चराइज़र को स्किप करेंगे, तो स्किन क्या होगी, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, और उस डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए ऑयल प्रोडक्शन होगी, ठीक है? तो मॉइस्चराइज़र आपको आपकी ऑयली स्किन को मज़ीद ऑयली नहीं करता, बल्कि वो ऑयल को कंट्रोल करता है। तो मॉइस्चराइज़र चाहे स्किन टाइप जो भी हो यूज़ करना है, बस प्रॉपरली आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ करें। अच्छा, सर एक और मिथ है, पुराने ज़माने में बोला जाता था कि अपना टॉवल हो गया, अपने कपड़े हो गए, स्पेशली आपका कंघा, आपका कॉम्ब हो गया, ये किसी से शेयर ना करें। अब ये है कि क्या वो पुराने सुपरस्टिशंस तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन क्या ये चीज़ें स्किन रिलेटेड चीज़ों से भी कोई इफ़ेक्ट करती हैं? हाँ, बिल्कुल, कई सारे ट्रांसमिसिबल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ये चीज़ें शेयर करने से स्प्रेड होते हैं, ठीक है? सो अपना टॉवल, अपना कॉम्ब, इट्स नॉट एन ऑप्शनल, इट्स अ बेसिक हाइजीनिक बेसिक एटिकेट। हाइजीन, ठीक है, और हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जैक्टली। एक्ने एंड अदर थिंग, स्किन केयर रूटीन। अच्छा, एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स बड़ी प्यारी होती हैं, तो बेबी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती है और बहुत हाई क्वालिटी होती है, वो यूज़ करनी चाहिए, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। देखें, बेबी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड फॉर बेबीज़ स्किन, नॉट फॉर अडल्ट्स। बेबीज़ की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट डेलिकेट होती है, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वही चीज़ जहन में रख के बनाए जाते हैं। अडल्ट्स पे वो चीज़ें उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। ओके, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास मिथ ये आ जाती है कि अगर आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं फंगस के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। इज़ इट गुड और इज़ इट बैड, और ये क्या ऐसा है भी कि नहीं? देखें, कोकोनट ऑयल को फंगस के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। फंगस के लिए जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए आप कॉज को ट्रीट करें, जो कि एंटी फंगल्स, नॉट कोकोनट ऑयल। फंगस क्या करेगा, ऑयली इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, जितना ऑयली ऑयल उसे प्रोवाइड करेंगे वो मज़ीद इन्फेक्शन को वर्सन करेगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मिथ ये है कि आपको सनस्क्रीन जो है वो क्लाउडी अगर वेदर हो
आप अगर घर के बाहर नहीं निकलते हैं और रात का टाइम है, इन सब चीज़ों में आपको सनस्क्रीन की तो ज़रूरत नहीं है। देखें, रात में तो सनस्क्रीन की नीड नहीं है। रही बात क्लाउडी वेदर हो या बल्कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि नहीं अभी तो सर्दियां हैं ना, अभी हमने सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। और जो इंडोर की बात कर रहे हैं, अगर घर ओपन है तो सनस्क्रीन की नीड हमेशा रहती है। देखें, यूवी रेज का कभी भी जो होता है ना डे ऑफ नहीं होता। विंटर में, समर में, क्लाउडी डेज में भी वो उतना ही पेनिट्रेट कर रहे होते हैं जितना वो गर्मियों का जो सोचा जाता है। ठीक है, तो सनस्क्रीन अप्लाई करना है अगर सन डैमेज से बचना हो, जो भी वेदर हो। सनस्क्रीन आपकी उतनी ही ज़रूरी है गर्मियों में भी जितनी सर्दियों में भी, बिल्कुल। दोनों में। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमें पूछते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि करेला अगर बंदा बहुत ज़्यादा खाता है तो उससे आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। जब आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो फिर आपकी स्किन ग्लो करेगी, और बहुत ज़्यादा अगर आप सारा दिन पानी पिएंगे तो भी यही होगा। ठीक है, पानी की जो बात करेंगे, हाइड्रेशन इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर स्किन बल्कि पूरी हेल्थ के लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन हाइड्रेशन को एक टोटल क्योर समझना गलत है। कई स्किन कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनका कॉज अलग होता है, उनकी मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से होती है। सो हाइड्रेशन को एक सोल सोल्यूशन बना देना कि बस हाइड्रेशन करते रहें, पानी पीते रहें और बीमारी सही हो जाएगी, ये गलत है। ठीक है, और जहाँ तक बात आ गई करेला की या इस तरह की जो और चीज़ें होती हैं जो एज ए डिटॉक्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, खाने की चीज़ों में हमने मना कभी भी नहीं किया। इफ़ पर्सन थिंक्स कि उसको उसकी चीज़ के खाने से कुछ हो रहा है तो ले सकता है, लेकिन ये सोचना कि ये चीज़ उसकी फलां बीमारी को क्योर कर लेगी, फलां प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी, ये गलत है। आप खाएं, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स सॉल्यूशंस जो भी हैं आप बेशक लें, लेकिन साथ में अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। ओके, ओके, ओके। अच्छा, सेकंड हमारे पास मिथ्स ये है कि जब आप हॉट वाटर जो है वो हेल्प करता है आपको एक्नी के क्या कहते हैं रिमूव करने में, और ऑयल को फेस पे से रिमूव ठीक करने है, में। हॉट वाटर से ऑयल तो रिमूव हो जाएगा, एक्नी नहीं। ऑयल रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन होगी, एक्नी होगी। तो उसके बाद वापसी होगी। अच्छा, फेशियल स्टीमिंग अगर आप करते हैं तो उससे आपके पोर्स जो है वो परमानेंटली ओपन हो जाते हैं। देखिए, स्टीम से जो है स्किन सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से आपको क्लींजिंग करने में आसानी होती है। पोर्ट्स कोई दरवाज़ा तो है नहीं कि वो खुलते और बंद होते रहें। ठीक है, पोर्ट्स का साइज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, स्टीम से इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर स्किन सेंसिटिव है तो स्टीम को अवॉइड करना है, नॉट फॉर द पोर्ट्स, बल्कि कोई रिएक्शन ना हो इस चीज़ के लिए। ओके। अच्छा, होममेड जो हमारे क्या कहते हैं जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो फिर देखा जाए तो और सब चीज़ों से सेफ होते हैं। देखिए, होममेड चीज़ें जो हैं वो सारी स्किन के लिए तो सेफ़ नहीं होती हैं। अव्वल तो हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होता है, और होममेड में अगर हम किसी चीज़ की एग्जांपल ले लें तो वो टोमेटो, लेमन जूसेस और टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। डायरेक्टली जब भी आप कोई चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, स्किन पे खुद ही इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराएंगे और वो एक्नी या कोई रिएक्शन करवाएगी। ओके, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आप रात में ऑयल लगाते हैं अपने सर में तो उससे आपके बाल तेज ग्रो होते हैं, साथ ही साथ मगरिब के बाद या रात के बाद बाल कट नहीं करने चाहिए। देखें, कटिंग का तो जहाँ तक है इट्स जस्ट अ सुपरस्टिशन। ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, साइंटिफिकली कोई प्रूवन लॉजिक नहीं है। ठीक है, जहाँ तक ऑयलिंग की बात है, ओवरनाइट ऑयलिंग तो हम वैसे ही मना करते हैं बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग इची स्कैल्प एंड डेंड्रफ। और ग्रोथ के लिए कि हेयर ऑयल जस्ट हेयर ग्रोथ को स्पीड अप करने में हेल्प कर सकते हैं। हेयर ऑयल का हेयर ग्रोथ से ऐसे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। ओके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर डैंड्रफ है आपके सर में तो मतलब ये कि आपका सर क्लीन नहीं रहता, ये वजह है बस। बिल्कुल, अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है कि हमने या तो हेड वॉश करना छोड़ दिया, इसकी वजह से डैंड्रफ हो गया, या रोज़ाना वॉश करें फिर भी डैंड्रफ नहीं जा रहा। देखें, डैंड्रफ होता है ड्यू टू फंगल ओवरग्रोथ, तो आपने प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट देनी होती है फॉर द स्कैल्प, ना कि ओवर वॉशिंग करते रहें। वॉशिंग अपनी जिस तरीके से जो रूटीन है ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, उसी को उसी तरीके से रखें अलॉन्ग विथ डैंड्रफ ट्रीटमेंट। ओके। अच्छा, नेक्स्ट मिथ हमारी ये है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा कलर टैन ना हो, हम घर में ही रहें, हम बाहर ही नहीं निकलते। देखें, घर में ही रहें इसके लिए तो ये कि जब आप सन अवॉइडेंस करेंगे
तो टैनिंग से तो किसी हद तक बचा जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल. वी ऑल हैव टू स्टेप आउट फॉर आवर वर्क, इवेंट्स एंड ट्रैवलिंग. तो सन अवॉइडेंस शुड नॉट बी द गोल, इट्स ऑलवेज सन प्रोटेक्शन. ओके ओके. अच्छा, अभी नेक्स्ट ये है कि अगर हम घी अप्लाई करते हैं या बटर अप्लाई करते हैं तो इससे हमारी स्किन बहुत क्या कहते हैं जल्दी से ड्राई हो जाती है और बड़ी प्यारी हो जाती है हमारी स्किन. Butter and ghee are super greasy products and comedogenic products. तो फॉर द टाइम बीइंग वो ड्राइनेस को तो क्योर कर लेंगे, लेकिन साथ में एक्नी डेवलप होना शुरू हो जाएगी. ओके. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम चाय ज़्यादा पीते हैं तो मतलब हम काले हो जाएंगे. नहीं, उसका कोई लिंक नहीं है. अव्वल तो जो जेनेटिकली डिटरमाइंड कलर है वो वही रहता है, ठीक है. अगर वो अफेक्ट होता है तो वो आपके सराउंडिंग चेंजेस की वजह से, एंजाइटी, स्ट्रेस, डाइटरी फैक्टर से अफेक्ट होता है. चाय का ज़्यादा पीना या कम पीना रंग पे कुछ नहीं करेगा. वो आपके मेलानिन चाय के बिना भी वैसे ही काम करेंगे जितना चाय के साथ. चलिए, मतलब चाय पी सकते हैं, चाय का कोई इशू नहीं. मेलानिन की चाय से कोई दुश्मनी नहीं है. ओके ओके ओके. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोग बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत क्या है. देखिए, इतना वेट ही क्यों किया जाए कि कोई छोटी चीज़ बड़ी होके कॉम्प्लिकेट हो जाए और फिर जाके डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें. डर्माटोलॉजी आपकी कई स्किन डिजीजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. ओके. दूसरा ये भी है कि स्किन केयर को ना एक लग्जरी समझा जाता है, ठीक है. स्किन आपका जो है आपकी बॉडी का फर्स्ट डिफेंसिव बैरियर है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो अगर आप स्किन की अच्छी केयर करेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी. ओके ओके ओके. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई. इसके अलावा अगर कोई मिथ होता है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. मैडम हमारे पास हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करेंगे. आप कमेंट में पूछें जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं. नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैडम के साथ जो करेंगे उसमें हम आपके सवालों को भी लेंगे और जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके, देन सी यू. अल्लाह हाफिज़.